मैं रंजित आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो में हमने जजमेंट राइटिंग के बारे में देखा, जिसमें कि हमने जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझा। जजमेंट राइटिंग होता क्या है, उसका संक्षिप्त परिचय देखा। न्यायालय को एक्चुअल में निर्णय लेखन के क्रम में किन किन बातों को ध्यान देना होता है, किस तरीके से वह इशू को निर्धारित करता है और फिर उस इशू पर वह क्या निष्कर्ष निकालता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। आज एक फैक्ट देकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जजमेंट राइटिंग एक्चुअल में जब सवाल पूछा जाता है तो किस तरह का सवाल होता है। कई बार जजमेंट राइटिंग के जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो वहां पर आपको फैक्ट दे दिया जाता है और उस फैक्ट के आधार पर आपको अपना जजमेंट देना होता है। यहां पर जहां तक कि फैक्ट का सवाल है, तो यह जो जजमेंट राइटिंग है एक्चुअल में संविदा के विशिष्ट पालन से रिलेटेड है और यहां पर फैक्ट दिया गया है। इसी फैक्ट के आधार पर जजमेंट राइटिंग अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां जो फैक्ट है, जब आप देखेंगे तो वादी अ का यह अभिवचन है। एक्चुअल में इस मामले में हुआ क्या था कि वादी, मान लो कि वादी का नाम अ है और प्रतिवादी का नाम क है। तो वादी और प्रतिवादी के बीच एक संविदा बनी जिसके अंतर्गत प्रतिवादी को अपनी एक मकान, अपनी एक संपत्ति वह 80 लाख रुपए में बेचने की बात करता है और दोनों के बीच एक एग्रीमेंट पेपर बनता है, वादी और प्रतिवादी अ और क के बीच। इस संविदा के अंतर्गत 80 लाख रुपए वादी के द्वारा प्रतिवादी को 6 महीने के अंदर दिया जाना है और यह कॉन्ट्रैक्ट 30 जून 2016 को बना। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्रतिवादी को 20 लाख रुपए बयाने के तौर पर भी दे देता है और कहता है कि बाकी 60 लाख रुपए मैं इस बीच में इंतजाम करता हूं और फिर आपको दे दूंगा। अब वादी का भी वचन है कि इसी बीच 20 दिसंबर 2016 को प्रतिवादी ने उस मकान को 100 के माध्यम से बेच दिया 90 लाख रुपए। तो इस वजह से वादी ने संविदा के विशिष्ट पालन के लिए वाद दाखिल किया। अब इसका जवाब जब प्रतिवादी ने दिया, चूंकि इस मामले में दो प्रतिवादी वादी ने बनाया, एक तो क को और दूसरा ख को। तो वादी का जब जवाब प्रतिवादी ने रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से दिया तो प्रतिवादी का यह कहना कि एक्चुअल में अ और क के बीच संविदा हुई थी और उस संविदा के परिणाम स्वरूप अ ने क को 20 लाख रुपए दिए थे। तो रिटन स्टेटमेंट में इस बात को प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया कि हां, मेरे और वादी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना था। तो आप जानते हैं कि एक्चुअल में जहां भी प्रतिवादी वादी के वादपत्र के किसी तथ्य को स्वीकार कर ले तो उस स्थिति में न्यायालय इशू नहीं बनाती है, कोई विवादक नहीं बनता है। लेकिन अगर प्रतिवादी, मान लीजिए कि अगर प्रतिवादी विवादक उस वादपत्र के तथ्य के संदर्भ में कहीं भी इंकार करता है अपने रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से, तो वहां पर न्यायालय इशू बनाती है। इस मामले में प्रतिवादी अपने रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से यह कहना कि वादी और प्रतिवादी के बीच संविदा हुई थी और उस संविदा के परिणाम स्वरूप वादी ने 20 लाख रुपए प्रतिवादी को दिए थे, तो इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ के साथ प्रतिवादी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में कहा कि वादी ने बाकी के जो पैसे थे 60 लाख रुपए, वह रेस्ट अमाउंट देने में असमर्थता जताई, जिसकी वजह से प्रतिवादी ने वह संपत्ति वादी के नाम नहीं की। ये इसका रिटन स्टेटमेंट था। दूसरी तरफ जो दूसरा प्रतिवादी था ख, उसने रिटन स्टेटमेंट में दिया कि उसने बताया कि अ और क के बीच जो पहले संविदा बनी थी उस संविदा की उसे जानकारी नहीं थी और चूंकि उन तथ्यों की जानकारी के बिना उसने गुड फेथ में ख ने क की प्रॉपर्टी को खरीदा और उसे उपरोक्त संविदा की जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से उसने कहा कि मैं वादी के जो वादपत्र में जो दावा था उन दावों को अस्वीकार करता हूं।
तो ये सारी बातें आप देखेंगे और फैक्ट के तौर पर यहां पर आप देखोगे। अब इस संदर्भ में जब अभिवचन की पुष्टि की बात की गई तो यहां पर आप देखते हैं अभिवचन की पुष्टि में वादी अ ने स्वयं का कथन किया, अपना एक स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया, और जो साक्षी ब था उसने वादी अ के पक्ष में एक विक्रय संविदा, विक्रय अनुबंध जो सेल डीड तैयार किया गया था, एग्रीमेंट टू सेल, और जिस विटनेस ने ब ने एक्चुअल में उस सेल डीड को तैयार किया था तो उसको भी प्रस्तुत कर दिया। तो साक्षी ब जिसने वादी अ के पक्ष में विक्रय अनुबंध दस्तावेज लिखा था तथा उसी ने प्रतिवादी क के निष्पादित करने पर ख के पक्ष में विक्रय पत्र लिखा। तो इन सारी चीजों को उसने बताया, और साथ के साथ साक्षी जो स था, सब रजिस्ट्रार जिसके समक्ष विक्रय पत्र का पंजीयन रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके समक्ष आपत्ति उसने जाहिर की, तो साक्षी स का भी उसने अपने तरफ से बुलाया। अब इस मामले में आप देखेंगे कि जो प्रतिवादी है, इस मामले में जब आप प्रतिवादी को देखेंगे तो अब इस संदर्भ में जब आप प्रतिवादी को देखोगे, यहां कहता है कि वादी ने इस संदर्भ में किन किन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया। तो आप देखते हो कि किन किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना, यहां पर उसने सबसे पहले वादी ने उस विक्रय अनुबंध को जो 30 जून को लिखा गया था उस संविदात्मक विलेख को उसने साक्ष्य के तौर पर इस विक्रय अनुबंध को प्रोड्यूस किया, और फिर क द्वारा ख के पक्ष में किए गए विक्रय पत्र की सत्य कॉपी, जो एग्रीमेंट टू सेल था, जो विक्रय पत्र लिखा गया था उसकी एक कॉपी भी दी गई, और फिर सब रजिस्ट्रार के समक्ष उसके द्वारा की गई आपत्ति का प्रार्थना पत्र। ये सारी चीजें वो अपने साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए। फिर इस संदर्भ में प्रतिवादी क ने स्वयं का कथन किया, और साक्षी च मतलब प्रतिवादी क का ने भी इस संदर्भ में अपना स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड कराया, और साक्षी च जिसने यह कथन किया कि वादी ने अपनी प्रतिफल की शेष राशि जुटा पाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित करने से इंकार किया। प्रतिवादी ख ने प्रकथन के समर्थन में स्वयं का कथन भी कराया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि प्रतिवादी किन किन चीजों के बारे में उसने अपना जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसी आधार पर आप यहां देखेंगे कि निर्णय को। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले जब आप निर्णय को देखते हैं, यहां से मेन चीजें आपको देखना है कि जजमेंट राइटिंग जब आप करते हो तो सबसे पहले जो विक्रय पत्र निष्पादित हुआ था वादी और प्रतिवादी के बीच और क के बीच, तो वादी का हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं विक्रय पत्र निष्पादन की संविदा के विशिष्ट अनुपालन के वाद में निर्णय समक्ष जिला न्यायालय। मतलब क्या कि किस जिला न्यायालय में वह वाद दाखिल किया गया, उस जिला न्यायालय का नाम, और चूंकि यह मामला भोपाल से पीठासीन अधिकारी, यहाँ पे जजेस का नाम भी लिख दिया जाता है। और इसके अलावे आप सूट नंबर जो वर्तमान में जो भी आप सूट नंबर 1 2000, अभी जैसे अगर वर्तमान में आप देखोगे तो 2024 का होगा, ये मामला 2016 का है, तो आप यहाँ पर 1 2016 या 2 जो भी उसका सिविल सूट नंबर हो, सबसे पहले इस फॉर्मेट में आपको देखना है कि वादी का नाम और पूरा पता होना। तो जजमेंट राइटिंग में आप देखते हैं कि सबसे पहले फिर आत्मज मतलब पिता का नाम, वयस्क निवासी, और उसके विरुद्ध कितने प्रतिवादी थे, क और ख का पूरा पता, नेम, फादर्स नेम, और उनका जो निवास स्थल है उसके बारे में, और वादी की ओर से कौन अधिवक्ता उपस्थित हुए और प्रतिवादी की ओर से कौन अधिवक्ता उपस्थित हुए, ये आपको अपने जजमेंट राइटिंग में स्टार्टिंग में देना होता है। उसके बाद जब न्यायालय निर्णय देती है तो उस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि जिस डेट को न्यायालय निर्णय देती है उस निर्णय को यहां पर कोर्ट डिक्लेयर करती है, राइट। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि एक्चुअल में वादी ने यह वाद, अब जब आप निर्णय लिखते हैं तो सबसे पहले आप मूल चीजों को बताओ कि वादी ने जब वाद पत्र दाखिल किया तो किन चीजों के लिए किया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वादी ने यह वाद प्रतिवादी
क के द्वारा वादी के पक्ष में वादग्रस्त मकान विक्रय पत्र के निष्पादन की संविदा के विशिष्ट पालन हेतु प्रस्तुत किया। मतलब कौन ने जो एग्रीमेंट पेपर बनाया था उसके अकॉर्डिंग उसे संविदा का विशिष्ट पालन करना था। फिर वादी एवं प्रतिवादी के बीच जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया उन तथ्यों के बारे में 80 लाख रुपए में, जिसमें कि 20 लाख रुपए अग्रिम धन के तौर पर दिया गया, वो भी बातें लिखी गई। फिर थर्ड पैराग्राफ, जब आप अपना जजमेंट लिखते हैं तो जजमेंट में सबसे पहले आप देखो कि वादी ने वादपत्र में या जो भी चीजें उसने दिया है उन सारे फैक्ट को आपको संक्षेप में लिखना है। प्रतिवादी ने जो कहा है उसको अलग पैराग्राफ में संक्षेप में लिखना है। तो यहां पर वादी के तथ्यों के बारे में आपको क्या करना है, संक्षेप में लिखना है। और संक्षेप में अपने जजमेंट राइटिंग में वादी का वाद संक्षिप्त में यह है कि 30 जून 2016 को प्रतिवादी क भोपाल स्थित विवादग्रस्त मकान वादी को 80 लाख रुपए में विक्रय करने हेतु सहमत हुआ एवं प्रतिवादी क ने इस संबंध में विक्रय अनुबंध निष्पादित किया। वादी ने प्रतिवादी क को, वादी ने, यहां पे आप देखेंगे कि वादी ने प्रतिवादी क को 20 लाख रुपए, यहां पर में यहां पर 20 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, चल में 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिया था। तो 20 लाख रुपए अग्रिम धन बयाना प्रदान किया और इस अनुबंध पत्र में यह सहमति थी कि संविदा के डेट से 6 माह के भीतर प्रतिवादी वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करेगा। फिर भी प्रतिवादी क ने विवादग्रस्त मकान प्रतिवादी ख को 20 दिसंबर को 90 लाख रुपए में बेच दिया। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, जजमेंट राइटिंग में वादी ने जो वादपत्र में लिखा उन सारी चीजों को आपको संक्षेप में कथन करते हुए अपने जजमेंट राइटिंग में बताना है। फिर प्रतिवादी ने जो अपना रिटन स्टेटमेंट दिया था और रिटन स्टेटमेंट में प्रतिवादी का क्या कहना था उन चीजों के बारे में भी आपको साथ के साथ बताना है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि न केवल ये कि यहां पर आपको ये भी बताना है कि प्रतिवादी ने, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप प्रतिवादी ने जो रिटन स्टेटमेंट दिया उसके तथ्यों को आप संक्षेप में लिखेंगे। तो इसमें प्रतिवादीगण ने संयुक्त जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें कि प्रतिवादी क का यह कहना था कि वादी विक्रय मूल्य की शेष जो राशि थी उस राशि को देने के लिए वह कहीं ना कहीं इंकार कर दिया था और शेष राशि नहीं दे पाया। दूसरी तरफ जो सेकेंड प्रतिवादी था उसका यह कहना था कि वह बोनाफाइड परचेजर है। तो जहां पर कोई सद्भाव पूर्वक किसी मकान को खरीदता है तो जनरली उसके इंटरेस्ट को लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कहने का यह मतलब है कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों के संक्षेप में तथ्यों को बताना है अपने जजमेंट राइटिंग में और उन तथ्यों के आधार पर जो इशू बनाया गया उन्हीं इशू को आपको फ्रेम करना है। यहां पर जैसे इशू बनाया कि क्या वादी, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जजमेंट राइटिंग में, क्या वादी वादग्रस्त मकान को प्रतिवादी क से क्रय करने की संविदा के अपने भाग का पालन करने हेतु तैयार एवं सहमत था। अब इस पर आपको निष्कर्ष भी लिखने हैं, जो प्रमाणित नहीं हो पाया तो प्रमाणित नहीं। क्या प्रतिवादी ख उचित कीमत में वादग्रस्त मकान का सद्भावी क्रेता है एवं उसे वादी के पक्ष में वादग्रस्त मकान के विक्रय अनुबंध की जानकारी नहीं है। तो जो निष्कर्ष निकला था कोर्ट का वो निकला था हाँ। और तीसरी चीज जो सहायता एवं व्यय मतलब खर्च मांगा था वादी ने उसको वह खारिज कर दिया। अब यहां पर उपरोक्त निष्कर्ष जो बना था उस निष्कर्षों का कारण आपको यहां पर एक एक करके सारे कारणों के बारे में आपको बताते चलना है। वाद प्रश्न क्रमांक 1 का किन आधारों पर कोर्ट ने अपना निष्कर्ष दिया कि प्रमाणित नहीं, तो उन्हीं आधारों को यहां पर बताना है कि चूंकि इस विवाद्यक को प्राथमिक रूप से साबित करने का भार वादी पर है, राइट। तो वादी पर डाला और इस संदर्भ में जो वादी साक्षी
क्रमांक 1 अ ब और स सबका जब एग्जामिन किया गया तो वाद प्रश्न जो इशू था विवादक प्रमाणित करने के लिए किया गया और वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जो स्वीकृत तथ्यों के प्रकाश में साबित करने का भार, प्रारंभिक भार किस पर था? वादी पर था। और इस संदर्भ में यह भी कहा कि अभी भी वह वादी पर ही, और वादी इस तथ्य को स्थापित नहीं कर पाया। राइट, वादी को यहां पर बताना चाहिए था कि वह बाकी के 60 लाख रुपए ऑलरेडी तैयार रखे थे और वह 60 लाख रुपए देने को तैयार था या इच्छुक था, तत्पर था, और उस संदर्भ में उसने कोई भी विटनेस, कोई भी साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिस वजह से निष्कर्ष यह निकला कि वादी पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, जो सबूत का भार था, वादी अपने तथ्य को स्थापित नहीं कर पाया। राइट, इसी संदर्भ में जब आप देखेंगे वाद प्रश्न क्रमांक 2 को, तो वाद प्रश्न क्रमांक 2 में आप देखते हैं कि यहां साबित करने का भार प्रतिवादी क पर था। तो प्रतिवादी क के साक्ष्य कथन से यह स्पष्ट प्रमाणित था कि एक्चुअल में वादी शेष राशि प्रबंध नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्रतिवादी क ने वह संपत्ति ख को बेची। और चूंकि ख को इन तथ्यों की जानकारी का न होना और ख इस मामले में सद्भावपूर्ण क्रेता था, तो इस वजह से यहां पर प्रतिवादी क के पक्ष में न्यायालय का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से दिया गया। और जहां तक कि जो तीसरा इशू का सवाल है, जिसमें कि सहायता एवं व्यय की बात थी, तो क्रमांक 1 एवं दिए गए निष्कर्ष के प्रकरण पर वादी का वाद असफल हो जाता है। चूंकि न्यायालय में वह इस अपने तथ्यों को स्थापित नहीं कर पाया, तो यहां पर आप देखते हैं वाद असफल हो जाता है। इसके अलावे आप यहां देखेंगे कि उसे प्रार्थना के अनुसार संविदा के विशिष्ट पालन की डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती। तो संविदा के विशिष्ट पालन की डिग्री नहीं दी गई और यह आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद अपास्त किया जाता है और वादी को अपना एवं प्रतिवादी का भी वाद व्यय वहन करने का निर्देश दिया जाता है। राइट, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि, और उसके बाद लास्ट में आप यहां पर आप देखेंगे लास्ट में जो, क्योंकि सिविल जज, यहां पे मैं इसको काट रहा हूं, ध्यान देना, सिविल जज जूनियर डिवीजन के जुरिस्डिक्शन में ये नहीं है, ये एक्चुअल में जिला न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है, तो इसी वजह से हमने इसको काट दिया। अगर मामला कम का होता, क्योंकि हर न्यायालय का आर्थिक क्षेत्राधिकार अलग अलग है, तो चूंकि यहाँ पर 80 लाख में था और 80 लाख के मामले को जिला न्यायालय को दिया गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे जिला न्यायालय का सिग्नेचर होगा, ये भी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 नहीं होगा, और यहाँ पर आप जिला न्यायालय का एक तरीके से सिग्नेचर हो। तो इस तरीके से आपको अपने जजमेंट राइटिंग पे ध्यान देना है, और जब आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे तो सबसे पहले अपने जजमेंट राइटिंग में वादी के तथ्यों को आप लिखें, वाद पत्र में जो बातें उसने लिखी, फिर प्रतिवादी के रिटन स्टेटमेंट में जो जवाब आया उन तथ्यों को संक्षेप में लिखें, और उस आधार पर न्यायालय ने जो इशू बनाया और उस इशू पर न्यायालय का क्या निष्कर्ष रहा उनको आप लिखें, और हर इशू को आप विवेचना करते हुए कि क्यों ऐसा निष्कर्ष हुआ, सारे इश्यूज को आप डिसाइड करते हुए चलो, बाद में न्यायालय का उस पर सिग्नेचर। राइट, तो इस तरीके से जजमेंट राइटिंग का ये फॉर्मेट है। इस तरह से कोई भी फैक्ट, किसी भी तरह का फैक्ट, अभी संविदा के विशिष्ट पालन के बारे में हमने डिस्कस किया, हो सकता है कि टाइटल सूट हो, राइट, हो सकता है कि पोजीशन सूट हो, तो इस तरह के कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको यही ध्यान रखना है, एक फॉर्मेट को ध्यान रखना है, और फिर निर्णय लेखन में वादी के तथ्य और प्रतिवादी के तथ्य, उसके आधार पर इशू बना करके, और इशू का जो कंक्लूजन जिन आधारों पर आया, प्रत्येक विवादक को अलग अलग आपको अपने निर्णय में निष्कर्ष, उनके आधारों को लिखना है। राइट, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर सवाल
आप लोगों का हो जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।